हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DTPLSC PRT के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इसमें हम टोटल 65 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट करी थी, तो आज हम इसको देखेंगे और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हुए चलेंगे और अपने मार्क्स हमें ज़रूर मेंशन करेंगे कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने के तरीके मैंने चेंज किया है, जैसे डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग में करंट अफेयर की एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी, हम जिसमें डेली के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट के फॉर्म में, और उसकी PDF तुरंत आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। दूसरी चीज़, इवनिंग के टाइम में आपको जो आपका क्लास चल रहा है इस वक्त, जैसे कि आपका DTPLSB में इस वक्त CDP चल रहा है, तो उसकी क्लास आपको शाम को मिलेगी। और जो प्रैक्टिस सेट वाली बात है, तो DTPLSB के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वीक में आपको 3 दिन देखने को मिलेगा, 2-2 दिन छोड़ करके। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर इज, आंसर पहले ही दिख गया, आंसर नहीं दिखाना था। चलिए फिर भी देख लेते हैं। सुनील अरोड़ा हैं, अरुण गोयल हैं, राजीव कांत है या फिर अमिताभ कांत है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं? जब ये गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जब इंटर करती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जमुना बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, मेघना बोलते हैं या फिर कोसी बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पद्मा। अगला है हमारा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 10 जनवरी, 11 मार्च या फिर 10 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 10 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस या फिर कहीं कहीं जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे है, कब मनाया जाता है ये? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई या फिर 22 जून को? तो इसको मनाते हैं 22 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में टॉप पर पहुंच गया है? ठीक है, विंड एनर्जी की बात हो रही है। राजस्थान है, तमिलनाडु है, गुजरात है या फिर केरल है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का टाइगर 7वां जो है टाइगर रिजर्व कौन होगा? वैसे भी आप जानते हैं सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। तो टाइगर रिजर्व 7वां जो होगा वो कौन सा होगा? रानीपुर होगा, बांधवगढ़ होगा, वाल्मीकि होगा या फिर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? ठीक है, बिहार ने, केरल ने, असम ने या फिर अरुणाचल प्रदेश ने? इसका सही आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूरोप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन है? एशिया है, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछा है, कौन सा है? नील है, मिसौरी है, वोल्गा है फिर या यांगसी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? यांगसी है, जो कि चाइना में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, ये अंदर नहीं आ रहा है। भारतीय संविधान में, ये 2 बार हो गया है, ये वोकल ऐप की गलती है। भारतीय संविधान में पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज जो है कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में आता है? मतलब पंचायती राज के बारे में कितने अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? 243 से 243S तक या फिर 243 से 243P तक या फिर O तक या फिर 244 में मेंशन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 243 से लेकर 243O तक। ये सारी चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी वाले सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो कि फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है? 14 से 18 में आता है, 19 से 22 में आता है, 23 से 24 में आता है या फिर 25 से 28 में आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारा 19 से 22 के अंतर्गत आता है, राइट टू फ्रीडम। ठीक, थोड़ा साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनेमो का क्या काम है? बहुत बार, मतलब शायद ही ऐसा कोई ये एग्ज़ाम होगा कॉम्पिटिटिव जिसमें डायनेमो ना पूछा हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, मतलब मैकेनिकल को लाइट एनर्जी में चेंज करता है, या फिर विद्युत को आपको यांत्रिक में, मतलब इलेक्ट्रिकल को आपको मैकेनिकल में चेंज करता है, या फिर यांत्रिक को विद्युत में करता है, या फिर सोलर को
आपका इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। क्या करता है ये? तो ये करता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसको आप एम ई करके याद रखा करो। मी, मेरी डायनमो मी, मेरी डायनमो मी, बस ऐसे ही याद रखना है आपको, एम ई। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में। अगला क्वेश्चन है, चिली सॉल्ट पीटर किसका अयस्क है? जैसे आपका होता है ना बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, तो चिली सॉल्ट पीटर किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है, मैग्नीशियम का है, पोटेशियम का है या फिर सोडियम का है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका सोडियम। ये सोडियम का अयस्क है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, केचुआ किस संघ का प्रणाली है? आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है जंतु और पौधे आपको पढ़ने हैं, जिसमें फाइलम पढ़ना मस्ट है। ये भी मैंने पढ़ा दिया है, आप जाके देख सकते हैं। केचुआ किस संघ का यानी किस फाइलम का प्रणाली है, जीव है, प्राणी है? आर्थ्रोपोडा है, प्रोटोजोआ है, एनिलिडा है, प्लेटीहेल्मिंथेस है? क्या है ये? तो केचुआ जो है हमारा रेंगने वाला जंतु होता है, ये एनिलिडा के अंतर्गत आता है। ठीक है। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग या फिर लॉर्ड कर्जन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये था वॉरेन हेस्टिंग। ये 1773 के आसपास आए थे। ठीक है। और उसी टाइम जो है रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आया था, तो वहीं से रेगुलेटिंग एक्ट की वजह से ही चेंजिंग की गई थी और ये बने थे हमारे गवर्नर जनरल। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन सा अंग्रेज कर रहा था? प्लासी का युद्ध 1757 का बहुत फेमस युद्ध, भारत के लिए टर्निंग पॉइंट था। ये भी मैंने पढ़ा है। तो ये इस टाइम अंग्रेजों में से कौन नेतृत्व कर रहा था? हमारे साइड से तो सिराजुद्दौला थे, अंग्रेजों के साइड से कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, क्लाइव थे, लॉर्ड कर्जन थे, विलियम बेंटिक थे। तो इसमें जो मास्टर माइंड जो कह सकते हैं वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ही इज एक्चुअली जीनियस पर्सन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत होती है? विटामिन ए, सी या फिर के? इनमें से कोई नहीं। क्या? तो इसके लिए कोagulation की ज़रूरत होता है विटामिन के। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी सेंटर जो है, ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, यूपी में है, तमिलनाडु में है? तो ये हमारा यूपी में स्थित है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? नेपोलियन के बारे में आप जानते होंगे। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को या फिर चाणक्य को? इसमें जितने भी, एक मैं बता दूँ, जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सारे हिस्ट्री के मास्टर हैं। मतलब क्वेश्चन पूछे जाने के मामले में इनसे मैक्सिमम आप क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो इनके एक एक पॉइंट को आपको पढ़ लेना है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिनकी एक सिक्के में वीणा बजाते हुए इनका जो है चित्र अंकित है, पूछता है इनके बारे में कई बार। वीणा बजाते हुए अंकित शासक जिसका चित्र सिक्के पे पाया गया वो कौन है? तो समुद्रगुप्त है। और भारत का नेपोलियन भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से महारत्न कंपनी कौन सी है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड? तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। अब हमने यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अपना स्कोर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एरर फाइंड करना है इसमें। तो मेनी पीपल हैव हिज ओन हाउसेस। ठीक। तो क्या इसमें एरर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है या फिर इसमें कोई एरर नहीं है? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सॉरी बी, मुझे लगा ये सी ऑप्शन में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैव हिज में, ये इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मैनी पीपल जो है ये आपका प्लूरल है, आप जानते हैं। तो प्लूरल के लिए आप सिंगुलर नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे देयर हो जाएगा, हिज की जगह क्या होगा? देयर ओन हाउसेस। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपको करेक्ट मीनिंग बतानी है। एक तरह से ये मीनिंग क्या कह सकते हैं, ये सिनोनिम्स डायरेक्ट नहीं लिखता है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने भी उसी तरह से थोड़ा लिखा है ताकि आपको आदत लगे। सिनोनिम्स नहीं लिखा रहता है, लिखता है सेम मीनिंग है, सिमिलर वर्ड कौन सा है, इस टाइप से लिखता है। ये नहीं पूछेगा सिनोनिम बताइए। ठीक है। तो हमें करेक्ट चूज करना है मीनिंग्स। कंसील मतलब क्या होता है? स्टील, अवॉइड, कीप, हाइड। तो कंसील मतलब होता है छुपाना, यानी इसका आंसर हो जाएगा हाइड। ओके, डी हो जाएगा इसका। इन्फानाइट, इन्फानाइट मतलब आपको पता है अनंत होता है। स्ट्रेंज होगा, वेग होगा, एंडलेस होगा, इंडिफिनिट होगा, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंडलेस। ठीक है। एम्पल,
एम्पल का क्या हो जाएगा? सफिशियंट, ह्यूज, डिटेल, स्विफ्ट। तो एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, इसका क्या हो जाएगा? ए, सफिशियंट। ओके। अगला है स्टबर्न। स्टबर्न का क्या हो जाएगा सिनोनिम? ईजी होगा, ऑब्स्टिनेट होगा, विलिंग होगा, प्लीएबल होगा। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, इसका हो जाएगा ऑब्स्टिनेट। ओके। ओफो, मैंने यहाँ पे आंसर नहीं मेंशन किया है, इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं जो पीडीएफ दूंगी तो उसमें आंसर जो है मेंशन हो जाएगा, डोंट वरी, मैंने गलती से छोड़ दिया यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब आपको जो है ये यहाँ पे बताना है अपोजिट। मैंने यहाँ पे अल्टरनेटिव इसके बाद अपोजिट लिखा ही नहीं है, वैसे मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको अपोजिट चूज करना है, मतलब एंटोनिम्स चूज करना है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सट्रोवर्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? बूस्टर होगा, मिक्सर होगा, सोशल होगा या फिर इंट्रोवर्ट होगा। तो एक्सट्रोवर्ट होता है मतलब बाह्यमुखी, मतलब बहिर्मुखी, मतलब जो बहुत किसी से भी बड़े आसानी से घुल मिल जाए। तो इसका हो जाएगा इंट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी, एकदम शांत रहने वाला, अपनी बातें किसी से जल्दी ना शेयर करे, ऐसा इंसान। इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ओवरवेल्म, स्केप्टिकल, डिस्परेटेड, डिल्यूजन्ड। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डिस्परेटेड, मतलब उसके अंदर कोई प्रेरणा जैसी चीज़ नहीं है ये सब। ठीक है। मेल फैक्टर है, मेल फैक्टर का क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स फेलन होगा, रास्कल होगा, रोग होगा, इनोसेंट होगा। तो मेल फैक्टर होता है मतलब एक बुरा इंसान, द्वेषपूर्ण इंसान, जो हमेशा किसी का विरोध करता रहे। और इसका सही आंसर हो जाएगा इनोसेंट, मतलब एकदम भोला भाला पर्सन, जो बहुत अच्छा नेचर है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा वाइल्ड। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? एरोगेंट होगा, रूड होगा, टेम्ड होगा, हम्बल होगा। क्या हो जाएगा? तो देखिए टेम्ड मतलब होता है पालतू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डोमिनेट। आप जरूर अपना स्कोर जरूर देखते चलेगा कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, उस हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। डोमिनेट है, डोमिनेट मतलब होता है हावी हो जाना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? थ्रीटन, स्कब, सबमिट या फिर सीपीस। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सबमिट। ठीक है। अब हमको जो है एडियम फ्रेजेस के बेस्ट एक्सप्रेस करने वाले ऐसे ऑप्शंस को चूज करना है जो कि अच्छे से एक्सप्रेस करता हो उसको। बी एवव बोल्ड। ठीक है। बी एवव बोल्ड का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ एनर्जी होता है, टू बी ऑनेस्ट होता है, बी सीरियस होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी। इसका मतलब होता है बहुत वफादार होना, बी एवव बोल्ड। तो इसका हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। और मैंने यहाँ पे गलत आंसर मार्क किया है, मैं इसको सही कर दूँगी। एक्चुअली इसका बी सही है। ठीक है। टू बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बो एंड स्क्रैप। बो एंड स्क्रैप का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा होना, टू शो फेक रिस्पेक्ट, मतलब झूठा मूठा का रिस्पेक्ट दिखाना, या फिर एक्सट्रीमली सॉरी होना, बी एंग्री, क्रोधित होना। क्या होगा बो एंड स्क्रैप का? तो बो एंड स्क्रैप का हो जाएगा कि झूठा मूठा का आपको जो है किसी के सामने जो है किसी की झूठी तारीफ करना। ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा बी ऑन द एज। बी ऑन द एज का क्या मतलब होता है? प्रिपेयर फॉर ट्रबल, कि परेशानी के लिए तैयार होना, वरीड होना, परेशान होना, चिंतित होना, टू विन, जीत जाना, या फिर टू विक्टीरियस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए बी ऑन द एज का मतलब होता है परेशान होना, चिंतित होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में खाली स्थान भरना है। चलिए देखते हैं इसको। फ्लावर्स, द ब्यूटी ऑफ आर सराउंडिंग। तो फ्लावर्स क्या करती है? हमारे चारों तरफ की ब्यूटी को क्या करती है? बढ़ा देती है ना, तो इन्हांस हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई, ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आया है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। क्या लगेगा यहाँ पे? हिज प्रमोशन। तो हम किसी को उसकी प्रमोशन पर क्या करते हैं? बधाई देते हैं। तो इसके लिए सही क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ये मैंने सारा यूज बहुत अच्छे से डिटेल में घंटों घंटों की वीडियो में बताया। प्रीपोजिशन अलग से, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपने जहाँ से भी पढ़ा हो। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर से ही उठाया है ये, ताकि आपको थोड़ा सा टच मिलता रहे इसका। रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, मतलब इन स्कूल है, अदर एक्टिविटीज़ है, टेक प्रेसिडेंस ओवर है, फिर ये एकेडमिक सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले एकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है, अदर एक्टिविटीज़, और ये आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा लिख के देखते हैं। एकेडमिक सब्जेक्ट,
टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर एक्टिविटीज इन स्कूल। ठीक है, यानी कि क्या बन रहा है आपका, सबसे पहले एस आ रहा है, फिर आर आ रहा है, 1 मिनट, एस आर कहाँ पे है, एस आर क्यू पी। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये भी पूछा है, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मैंने उठाया है, मतलब जितना पुराने साल के जितने पेपर हैं आपके 2019, 22, 20 के जितने पेपर थे उसमें से। तो इसमें से सही एम्बेसडर कौन सा लिखा हुआ है, तो एम्बेसडर की मीनिंग सही से क्या होती है, AMBASSADOR। ठीक, एक और क्वेश्चन मैंने उसी में से उठाया, बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल में क्या होता है, BENEFICIAL। ठीक है, ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपको जो ब्रैकेट पार्ट में दिया, ब्रैकेट में जो पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस का, उसको इम्प्रूव करना है कि क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या सही हो सकता है। द टीचर एग्री टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो इसमें द टीचर एग्री नहीं होगा, द टीचर एग्रीड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीड। ओके, अगला क्वेश्चन है, इट डजंट टेक मच टू मेक हर हैप्पी। तो देखिए आप यहाँ पे डज नॉट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डज नॉट जब लग जाता है तो मेक को मेक्स नहीं लगा सकते हैं। मेक फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ना यस फॉर्म रहेगा, ना सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं, मेक फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा अपने। तो यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अब हम हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश के 2020 क्वेश्चन हो गए। अब हम हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। निरोग, मैंने खुद ही गलत लिखा है, ये निरोग इस तरह से नहीं लिखा जाता है, निरोग इस तरह से लिखा है, मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पे मैं सही कर दूँगी इसको बाद में। तो निरोग जो इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सी संधि है आपको बतानी है। आप जानते हो जब आप इसको तोड़ोगे तो इसमें बीच में क्या आ जाता है, अह आता है तोड़ने पे, तो निह धन रोग होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। अह को हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। दिगंबर है, तो इसको कौन सी संधि बोलेंगे, इसमें कौन सी संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है क्या। तो आपको पता है इसका विच्छेद करेंगे तो दिक धन अंबर होता है। ठीक है, दिक धन अंबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ओके, ये व्यंजन। अगला हमारा क्वेश्चन है, कमलेश में कौन सी संधि है। तो कमलेश में आप देख सकते हैं, इसमें सिंपल सा मतलब आप याद रखेंगे कि बीच में आपको एक ही मात्रा देखने मिलती है, तो ये कौन सा होता है, गुण होता है, और ए जो होता है वो वृद्धि में होती है। ठीक है, तो गुड़ के लिए क्या हो जाएगा, ये गुड़ संधि हो जाएगी। कमलेश में कौन सी संधि है, गुड़ संधि है। ये सब मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से आपको। अच्छा चलिए देखते हैं इसको। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा। इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, किस प्रकार से, वो आप जाके पढ़ सकते हैं या फिर आपने पढ़ा है। अगर आपने सही मार्क किया तो बहुत अच्छी बात है। अनुप्रास में भी ये एक टाइप होता है, अनुप्रास के भी 5 प्रकार होते हैं, उसमें से ये एक टाइप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, द्वार पर कौ प्रिय हरि। ये राधा जी पूछती हैं कृष्ण से कि द्वार पर कौ, तो कृष्ण बोलते हैं प्रिय हरि। ठीक है, तरु शाखा जाओ प्रिय मधुसूदन तेरो कौ काम। तो पहली बार में कृष्ण जी बोलते हैं प्रिय हरि, तो हरि मतलब बंदर भी होता है। तो राधा जी बोलती हैं तुम तो हरि हो, तुम्हारा क्या तुम तो बंदर हो, तो तुम शाखा जाओ मतलब डाल पे जाओ। तो फिर ये बोलते हैं मैं मधुसूदन हूँ, तो ये समझती हैं राधा जी कि तुम भंवरे हो, तो तुम्हारा क्या काम है, तेरो कौ काम। तो ये वो अलंकार होता है जिसमें कि वक्ता कुछ और कहने की कोशिश करता है और श्रोता कुछ उसको और समझ लेता है, कुछ और ही अर्थ उसका निकालता है। तो ये होता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, जिसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब हम एक वर्ड वाला देखते हैं। कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, निराकार बोलते हैं, मितभाषी, मृदभाषी, जिगीषा, क्या बोलते हैं। तो मितभाषी बोलते हैं कम बोलने वाले को। वह वस्तु जो नाशवान हो उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, शाश्वत, निराकार, नश्वर, अनुपम। तो नश्वर, जैसे हम बोलते हैं हमारा यह शरीर, हमारा यह देह नश्वर है, एक दिन नाश हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम नश्वर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग बताना है। निर्जीव में कौन सा उपसर्ग है, निर है, निश है, नी है, न है। तो इसमें हमारा निर जो है उपसर्ग है, फर्स्ट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, उत है, उ है, उन है, अ है। सिंपल क्वेश्चन कभी आपसे नहीं करेगा, तो इसका हो जाएगा उत धन उन्नति, यानी कि उन्नति।
तो हो पहला वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, जो पीछे लगता है, उपसर्ग जो आगे लगता है। तो सामाजिक में क्या हो जाएगा, इक होगा, अक होगा, क होगा, जिंक होगा। ये जिक लिखा था मैंने, जिंक हो गया है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इक, इक प्रत्यय है। अब हमें अव्यय बताना। अव्यय क्या होता है, अव्यय मैंने पढ़ा है, अव्यय वो होता है वो शब्द जिसमें कोई चेंजिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए प्रतिदिन। अब प्रतिदिन को आप प्रतिदान नहीं कर सकते हैं, प्रतिदिनों नहीं कर सकते हैं, प्रतिदिनिया नहीं कर सकते हैं। प्रतिदिन इज एज ऑलवेज प्रतिदिन। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। तो ये पूछा है इसमें से अव्यय क्या है। रीना प्रतिदिन स्कूल जाती है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा, यह मेरी किताब है। विशेषण के प्रकार आपने पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया भी है, आपने देखा होगा। तो विशेषण के प्रकार में यह मेरी किताब है, ये कौन सा विशेषण इसमें है। गुणवाचक है, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। देखिए इसमें गुण ऐसा तो कुछ है नहीं, ये किताब बहुत सुंदर है, बहुत हेल्पफुल है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। यह मेरी किताब है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, यह किताब मेरी है, तुम्हारी नहीं है। या फिर यह किताब नहीं, मैंने बोला है यह मेरी किताब है। तो मेरा, तेरा, तू, आपका, ये क्या होता है, सर्वनाम होता है। तो एक सर्वनाम के थ्रू इसमें विशेषण दिखाया गया है। सो व्हाट दिस इज सार्वनामिक विशेषण। तो डी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो इसमें कौन सा विशेषण है बताइए। समूहवाचक है, परिणामवाचक है, संख्यावाचक, सार्वनामिक। अब उनके दरबार में रहने वाले नवरत्न। अब नवरत्न से क्या दिख रहा है, नौ, समूह, समूह दिख रहा है ना। जैसे बोलता है बतीसी मत दिखाओ, तो इसमें क्या होता है, समूहवाचक विशेषण होता है। उसी तरह से नवरत्न में आपका समूहवाचक विशेषण, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई तुमसे मिलने आया है। अच्छा, आप इसको पढ़ो जरा सा, कैसा लग रहा है आपको। कोई तुमसे मिलने आया है, पता नहीं आपको कि कौन मिलने आया है, आपको उसका नाम नहीं मालूम है, कहाँ से आया नहीं मालूम है। तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो बड़ा अनिश्चित है, मतलब आपको नहीं पता है कौन है। तो ये कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, जिसमें आपको जानकारी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ए। रोहन किताब पढ़ रहा है, इसमें हमको बताना है क्रिया, कौन सी क्रिया, सकर्मक है, अकर्मक है, दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है। अगर यहाँ पे रहता बस रोहन पढ़ रहा है, तो वो तो हमारा अकर्मक क्रिया हो, क्योंकि इसमें कर्ता नहीं रहता। और रोहन किताब पढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो कैसी हिंदी, हम कैसी हिंदी बोलते हैं। क्या हम खड़ी बोली बोलते हैं, ब्रजभाषा बोलते हैं, देवनागरी बोलते हैं, नहीं, सॉरी अवधी बोलते, नहीं। इसमें से हम क्या बोलते हैं, हम खड़ी बोली, जैसे हम बोलते हैं ना खड़ी बोली हिंदी की इस वक्त। तो इस वक्त क्या प्रचलित है, खड़ी बोली हिंदी की प्रचलित है। ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है। पंजाबी से, बांग्ला से, उर्दू से, हिंदी से, किससे संबंधित है। ऑब्वियस सी बात है, हिंदी संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हमको संज्ञा का प्रकार बताना है। ममत्व, ममत्व में किस प्रकार की संज्ञा है। द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या व्यक्तिवाचक है। तो इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य में कौन सी संज्ञा है। द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या फिर व्यक्तिवाचक। तो इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक, अब हमने यहाँ पे हिंदी के भी टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अभी 5 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनको, क्योंकि हमने ये कंप्लीट नहीं किया है, तो थोड़ा बहुत देखते रहना जरूरी भी है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न मनोवैज्ञानिक उपकरण। ठीक है, बहुत साइकोलॉजिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो लोग अपनी सोच और व्यवहार के लिए उपयोग करते हैं, उनके लिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि वाइगोत्स्की ने उन जो इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या बोला है, चार्ट बोला है, संकेत बोला है, ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों में से कोई नहीं। क्या बोला है इन्होंने, तो वाइगोत्स्की ने उन सारे इक्विपमेंट को जो है संकेत बोला है, साइन बोला है। तो सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो ईवीएस में हमारा लर्निंग टीचिंग जो प्रोसेस होता है, शिक्षण अधिगम का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए संस्थागत साधन क्या हो सकता है। इनमें से पौधशाला हो सकता है, बांध हो सकता है, डाकघर हो सकता है, पशु चिकित्सा अस्पताल हो सकता है। तो बच्चे के लिए पर्यावरण को पढ़ना है, उसमें टीचिंग करनी है, उनको सीखना है। तो इनमें से क्या संस्थान उनके लिए उपयोगी हो सकता है। आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे तो पौधशाला से कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट को उसको कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है, बांध से भी उसका इन्वायरमेंट दिख रहा है,
डाकघर में भी वो कुछ ना कुछ सीखेगा, पशु चिकित्सा अस्पताल में भी कुछ ना कुछ। तो ये चारों जो इंस्टीट्यूट हैं वो उसके ईवीएस के लर्निंग के लिए एक अच्छे संस्थान का उदाहरण है। तो ये चारों ही सही हो जाएगा, मतलब ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी दिशा निर्देश, कौन सा डायरेक्शन या सुझाव नहीं, ये नहीं पूछ रहा है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सुझाव नहीं देता कि कहानी को अधिक सुगम बनाने के लिए किया जा सकता, मतलब इसमें से ऐसा क्या है जो कहानी को अधिक सुगम बनाने के लिए सही नहीं है। कहानी की लंबाई, व्याकरण, विचारों को आयोजित करना या शब्दों की लंबाई। देखिए भाई, आप कहानी में कैसे विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो तो बहुत मायने रखता है, तो ये तो सही है। कहानी का व्याकरण कैसा है, बहुत क्लिष्ट वर्ड तो आप नहीं यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। कहानी की लंबाई, ऐसा ना हो कि बच्चे बोर हो जाएं, 45 मिनट तक आप कहानी सुनाते रह जाएं तो भी बोर हो जाएंगे बच्चे। हाँ, शब्दों की लंबाई का कोई मतलब नहीं होता। अब कब है, सुनना है, तो इनकी लंबाई थोड़ी ना आप देखेंगे। तो ये कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिनसे कहानी को सुगम न बनने दे, ये ऐसा पैरामीटर कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, मतलब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की गतिविधियों का प्रयोग मुक्त संप्रेषण के लिए, मतलब फ्री कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सुनना, लिसनिंग और प्रैक्टिस करना, फिर मेमोरी गेम्स। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे या फिर दोनों में से फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। किसके लिए, फ्री कम्युनिकेशन। एक बच्चा फ्री कम्युनिकेशन कब करेगा, जब हम उसको, जब वो एक अच्छा लिसनर होगा, जब वो अच्छा प्रैक्टिस करेगा, और जब हम उसको बहुत सारे क्या करेंगे, उसकी मतलब एक तरह से ब्रेन के साथ हम क्या करेंगे, उसके लॉजिकल थिंकिंग उसकी इम्प्रूव करवाएंगे, मेमोरी गेम्स कराएंगे, टास्क देंगे उसको, तभी तो उसके अंदर जो है इस टाइप की चीज़ें होंगी और वो अपने फियर से क्या करेगा, केम आउट हो जाएगा, वो कम आउट कर लेगा। तो ये चीज़ है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों एकदम सही है एक बच्चे के फ्री कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक जो है छात्रों के सुनने के कौशल, मतलब जो लिसनिंग स्किल है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है। बच्चों को आत्मविश्वास दिलाकर, एक स्पेशल सुनने का टास्क निर्धारित करके। एक मैं बात बताती हूँ, ये आपको पता भी होगा, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। चाहे वो सुनने का कौशल हो, चाहे हमारे एग्ज़ाम देने का वो जो एक फियर है हमारे दिमाग में, उसको हटाने के लिए भी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। एक इंसान जिसे कुछ नहीं आता, उसको 5 क्वेश्चन करने हैं पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस से करके आएगा। किसी को सारे कॉन्सेप्ट याद है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये चीज़ हम आप सब जानते हैं। तो कॉन्फिडेंस दिलाना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशल सुनने का टास्क, मतलब बच्चे के साथ कुछ ना कुछ विशेष करना, कुछ उसको टास्क देना ताकि बच्चा क्या करे, उसमें इंटरेस्टेड रहे, उसको थोड़ा सा नयापन लगे, क्योंकि बच्चे नई चीज़ों को बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। और जब डिफरेंट टाइप की चीज़ होगी तो उसका माइंड जो है एक एक टास्क को पार करता हुआ जब आएगा तो बहुत सारी चीज़ों के साथ जो है यूज टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बच्चे के सुनने के कौशल को बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी हमारा यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यस, हमने यहाँ पे टोटल 65 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा हो। और कितने स्कोर हुए हैं आपके ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपने कितने स्कोर किए हैं। और आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो है आपको अगले 2 दिन के बाद ज़रूर मिलेगी, यानी वीक में हमने 3 दिन जो है प्रैक्टिस सेट जो है देखना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक और चीज़, आपको मेरे इनिशिएटिव में कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ी कमी है, इम्प्रूव होना चाहिए, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए हम बहुत ही आभारी रहेंगे। तो चलिए, पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।